तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आप लोगों को बिहार बोर्ड की क्लास 10 के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर लेकर आए थे और पहला चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। और उस चैप्टर में हम कुछ प्रमुख संख्या की परिभाषाएं दे रहे थे, ठीक है, और कुछ उसका शेष रह गया था। आज उस शेष जो भी टॉपिक्स बचे हुए थे, आज उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी इस वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो में जो भी आपको सिखाएंगे बिल्कुल सरल व आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से फोकस कीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम कैसे समझाते हैं और उसको कैसे अपने दिमाग में उतारना है। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है 3। चलिए अब हमारे पास एक नए संख्या आए हैं, वो है सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहता है को प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का मोसो, जिसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं, जिन दो संख्याओं का मोसो अर्थात एचसीएफ एक हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी कई तरह के उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या परिभाषा में बोले कि जिन दो संख्याओं का अगर मोसो एक होता है तब उन दोनों संख्या का जो जोड़ा के रूप में एक बना हुआ रहेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे यदि जरूर नहीं कि होगा, और भी कुछ हो सकते हैं, कोई भी दो संख्या हो सकती है, हाँ उसका लेकिन मोसो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइड करते हैं कि कैसे यह सह अभाज्य संख्या है। चलिए समझो इस चीज को, बातें नहीं। चलिए तो एक उदाहरण, चलो 5 और 7 को लेते हैं, ठीक है। 5 और 7 है ना। आप लोग पहले से इस चीज को जानते होंगे कि मोसो कैसे निकाला जाता है। इसमें छोटी 5 है और बड़ी कौन है, 7 है। तो 5 से भाग दीजिए किसमें, 7 में। अब भाग देना शुरू करते हैं। तो 5 से भाग देंगे 7 में, एक बार में लगेगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे बचेगा 2। फिर इसको ऐसे भाग करोगे तो ये 5 उठ के यहाँ पाएगा। ये सब चीज आप लोग पहले जानते हैं, इसलिए हम संक्षेप में फटाफट निकल रहे हैं। यहाँ जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इस नेक्स्ट ये जो 2 है यहाँ पे उतारोगे, फिर भाग करोगे, 2 बार में पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अर्थात शेषफल क्या आ गया, 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 आता है तो उस समय का भाजक ही अर्थात जिससे काटा था 1 है, यहाँ पे 1, 5 और 7 का क्या हो गया, मोसो हो गया। इस प्रकार से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो जिन दो संख्याओं का मोसो 1 हो तब उन संख्याओं के जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझो, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं संपूर्ण संख्या, जिस इंग्लिश हम लोग का क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। आइए इस चीज को समझते हैं। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे में 6 और 28 हमें एक उदाहरण के रूप में ले, इसको भी आप लोगों को सामने संतुष्ट करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम 6 ही लेते हैं, 6 ले लिए। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 होगा। समझो मेरी बात, 6 में 1 से ही भाग लग जाएगा। इसका दूसरा गुणनखंड 2 भी हो सकता है, इसका तीसरा गुणनखंड 3 भी हो सकता है, 4 तो होगा नहीं। 4 से 6 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बातें नहीं। तो इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट तब किससे लगेगा, 6 से। अब आप इस जो देख रहे हैं 6 के कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड निकला, 1, 2, 3 और 6। तो कितने कुल गुणनखंड कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो 4 गुणनखंड हो गए। 4 को निकले 3, हमको उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे जोड़ क्यों जानते हैं, आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 6 का जो है 1, 2, 3 और 6 क्या गुणनखंड है, और सबको जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 6 3 9 और 9 2 11 1 12। तो क्या इस संख्या का 2 गुना आया कि नहीं, वही तो परिभाषा पढ़े थे। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ना समझे मेरी बात। जैसे मैं अभी उदाहरण दे 6 का, 6 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 6 का जो भी गुणनखंड निकलता है और उसके सभी गुणनखंडों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो संख्या होती है उसका क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक दुगुना आ जाता है। ये सभी में लागू नहीं है। जिस भी संख्या के सभी गुणनखंड को जोड़ेंगे तो उस संख्या का अगर दुगुना हो जाता है
जैसे 6 को लेकर चले थे ना, तो 6 के जो भी गुणनखंड आए तो उसको हमने क्या किया, जोड़े, और जोड़ने के बाद पता चलेगा को निकला 12, जो कि 12 इसका क्या है, 2 गुना है। उसी प्रकार से आप 28 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसको सिर्फ ले सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग, और ये वाला क्या हुआ, क्या, चलो समझिए अब इस चीज को, क्या हुआ, कमाल करते तुम लोग जी। चलो ध्यान दीजिए, अब जो है आपके सामने नया टॉपिक्स वो है पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर अब समझिए इस चीज को, ये जो हम डॉट 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 लगाए हैं, यहाँ पे हम चाहे तो माइनस इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव का सिंबल है जो कि अनंत तक माइनस में चलते रहेगा, और इधर जो है प्लस में, अर्थात नहीं भी लिखेंगे समझो प्लस है, इधर ये प्लस में इन्फिनिटी में क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो ये डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, इस तरह ये माइनस में बढ़ते जाएगा, अर्थात ये घटते जाएगा, इधर ये बढ़ते जाएगा। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। हालांकि पूर्णांक की कोई फिक्स परिभाषाएं नहीं है, हम अपने हिसाब से आपके समक्ष थोड़ा सा कुछ लिख के समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या आप समझ जाओ कि भाई पूर्णांक क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉट 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 -3, आप जरूरी कि -3 से स्टार्ट कर सकते, आप -4 -5 कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। बस ये सिंबल का मतलब है कि इधर अभी और भी संख्या, कई संख्याएं हैं, अनंत तक संख्या भरी हुई है। बात समझ आ रही है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। सॉरी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अंक तो शुरू में पढ़े थे, सॉरी वो गलत हमसे हो गया। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब अपने आप में पूरा अंक होना चाहिए, इसलिए इसका नाम हो गया पूर्णांक। जो अंक अपने आप में क्या हो, पूर्ण हो, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। जैसे आप ले सकते हैं 5/7, ये पूर्णांक थोड़े है, क्योंकि ये तो खंडित में हो गया जी। 5 को आप 7 से क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से इसे हम पूर्णांक नहीं कह सकते, ये तो एक भिन्न संख्या है। चलिए जो भी है आगे बताएंगे। आप लोग पूर्णांक को समझ गए, इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे शून्य से पहले वाला जो सब में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ऋण चिन्ह का मतलब वही माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ उसको कहेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। और जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ, समझो वहां पे ऑटोमेटिक धनात्मक चिन्ह छिपा हुआ है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेगेटिव इंटीजर। एक होता है शून्य पूर्णांक, ये देख रहे हैं, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका कुछ एग्जांपल आप चाहे तो देख सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का जो उदाहरण होगा, डॉट 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 तो है ही, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बस उसके आगे नहीं होगा। ठीक है, ये -1 -2 -3 इधर ये क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगी। अब शून्य पूर्णांक अपने आप में अकेला है, शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। और अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो वो होगा 1 से स्टार्ट होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और भी कई संख्या, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात यहाँ तक समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझो मेरी बात। अब जो परिभाषा है वो खास आपके चैप्टर से रिलेटेड है, इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में भी इस चीज को पढ़े होंगे। परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये काट देंगे, इसका मतलब कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग, मैं सिर्फ 5 भी ले सकता हूँ, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है।
क्योंकि हम 5 के नीचे में 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, p बटे q के रूप में आ जाएगी, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। आप उसी प्रकार से -7 भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे आप कुछ भी 8 लिख दो। अगर लिखे ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 6/5/9 ले लीजिए, -3/-8 ले लीजिए, कुछ भी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप इसका, अब आप लोगों के उसका जस्ट उल्टा परिभाषा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को हम काट करते हैं, किताब में यही परिभाषा लिखी होती है, लेकिन हम इस बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तब मैंने इसके लिए एक अलग से परिभाषा बनाई जो आपको संतुष्ट भी करेंगे और खुशी भी मिलेगी कि नहीं, वाकई में जो हम परिभाषा पढ़ते हैं उसका कुछ अर्थ भी निकलता है। दूसरा परिभाषा है, जिस प्राकृत संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, एकदम सरल भाषा में समझो मेरी बात, जिस प्राकृत संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √7, ये तो देखिए अब 2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। निकलेगा दशमलव में निकलेगा, पूरा पूरा तो नहीं निकला ना। जैसे √7 हो गया तो 7 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, वो अपरिमेय संख्या। पाई आपको याद रखना, कुछ चीजें याद रखना पड़ता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो हम लोग 22/7 बोलते हैं वो मान शुद्ध नहीं है, हम लोग टेम्पररी के लिए उसका उपयोग करते हैं। हालांकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसका मान अभी तक कोई भी गणितज्ञ नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, उम्मीद है आगे हम निकाल सकें। ठीक, देखो उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 0.01 001 001 00001। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक जीरो है, फिर 1 आया, फिर 2 जीरो, फिर 1 है, फिर 3 जीरो, फिर 1। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि खास स्थितियों में जीरो की संख्या क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इस तरह की संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ये सब उदाहरण में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर आप इस चीज को बढ़िया सीख जाओगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग हंसते खेलते बना लोगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक, जो आपका इतना देर से आप पढ़ रहे थे, वो जानते क्या है, वो है आपका वास्तविक संख्या। जो यही चैप्टर आप पढ़ रहे थे। माने अब इतने समझ लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम कितनी छोटी छोटी बातों को समझना पड़ा, तब जाके मैथमेटिक्स होता है। सीधी एक्सरसाइज निकालो, सवाल बनाओ नहीं। अगर मैथमेटिक्स को बढ़िया सीखना है ना, जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं उस चीज को आप लोग पालन करते जाओ, उस चीज को दिमाग में रखते जाओ। हम उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाओगे। हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे हो जाओगे। चलिए बातें नहीं, वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब इस चीज को समझो, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये सब आप देख सकते हैं, ये सभी क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और भी उदाहरण देंगे, इसमें और भी कुछ उदाहरण देना था। जैसे यहाँ पे हम 3/4 भी दे सकते थे ना, 6/8 दे सकते थे, खाली 9 ले सकते थे। 0 भी क्या, एक परिमेय संख्या। ये सभी परिमेय संख्या हो गया, और ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कुल मिलाकर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिला दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग तो बिहार के हैं, गांव से हैं, ठीक है। हम लोग अपने गांव में जानते हैं, वो झायल मुढ़ी सुने होंगे, तनी गो मुढ़ी, तनी गो घुगनी, चटनी, अचार सुने, हाँ जो कहो। और भी पकौड़ी कचौड़ी मिला देते हैं, मिर्ची तेल सब मसाला मिला देता है, और सबको मिलाने के बाद उसका नाम रख देते हैं झायल मुढ़ी। बातें नहीं, तुम लोग मत बोलो, सिर्फ सुनो ना, आनंद लो जी। फिर अगर हंसा रहे तो हंसने का आनंद लो ना, बकठेठी क्यों करने लगते हो? चट्टान कहीं का। सुनो, तो क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें मुढ़ी, नमक, तेल, मिर्ची,
और भी कई तरह के मसाले, कचौड़ी, पकौड़ी, घुगनी सब मिलाया जाता है तो उसका नाम रखते हैं झालमुड़ी। लेकिन यहाँ पर दो एक चीज को मिलाए हैं, यहाँ पे मिलाए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला दीजिएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तव में नाश्ता बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग वास्तविक संख्या को भी समझ गए होंगे। अब अगर आगे हम बात करें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।